हेलो प्यारे बच्चों, यू आर वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु एम कुमार। तो आज है लेक्चर नंबर 3 का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 42। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था विद्युत धारा के बारे में, और हमने एक शॉर्ट में रिवाइज करते हैं कि विद्युत आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा। यानी जब आवेश प्रवाहित होने लगता है तो हम ये कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और हमने इस बात को कितना आसानी से कह दिया, बहुत सिंपल सी बात में हमने विद्युत धारा को समझ लिया। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि ये आवेश प्रवाहित कैसे होता है। अब हम उसकी तह तक जाएंगे, यानी जिसको कहते हैं बाल की खाल निकालना। क्योंकि ये तो हमने बहुत आसान बात कह दी और बहुत सरल शब्दों में कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश का प्रवाहित होना विद्युत धारा कहलाता है। तो अब हमें ये समझना है कि धातुओं में विद्युत चालन कैसे होता है, यानी विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो देखिए, हम यहाँ पर धातुओं में आवेश कैसे प्रवाहित होगा, यानी विद्युत चालन कैसे होगा, इसको पढ़ेंगे। क्योंकि द्रवों और गैसों में अलग तरीके से चालन होता है और धातुएं ठोस होती हैं। एक पारा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन वैसे मेटल्स कैसी होती हैं, सॉलिड्स होती हैं। तो धातुओं में विद्युत चालन आज पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटल्स। ओके, तो इसको समझने के लिए हम एक मॉडल पढ़ रहे हैं, विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो एक बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पर ठोसों की बात कर रहे हैं, जो धातुएं हैं उसमें चालन कैसे होगा। तो देखें, हम ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके थे कि धातुएं, और हमें ये पता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। धातुएं भी, भाई कोई भी पदार्थ हो चाहे वो धातु ही है, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। देखें भाई, इसको समझने के लिए एक एक शब्द आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, जिससे आप लोग उसको सुन करके एक ब्रीफ समरी, एक संक्षेप में सारांश बना सकें उसका। तो मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है ना। और परमाणु में क्या होते हैं, एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, यानी जो हमारा नाभिक है वो धनावेशित होता है। और इसकी बाहरी कक्षाओं में, जैसे एक ये ऑर्बिट है, एक ये ऑर्बिट है, एक ये ऑर्बिट है, इसे ऑर्बिट्स होती हैं। और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो हमने ये बताया था कि देखो, जो पास वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा, जो नाभिक के पास में है, जैसे ये है, और भी ऑर्बिट्स होंगी, तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के काफ़ी नज़दीक हैं। तो इन पर नाभिक के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग, एक प्रबल आकर्षण बल आरोपित हो रहा होगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो बाह्यतम कक्षा है, जो सबसे बाहरी कक्षा होगी, मान लो एक ऑर्बिट और होती है यहाँ पर, उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों पर इसके द्वारा बहुत कम बल आरोपित होता है। और ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से इस पदार्थ के परमाणुओं से अलग किए जा सकते हैं। अलग करने के तरीके कोई भी हो सकते हैं, यानी जरा सी ऊर्जा देनी है, यानी बहुत कम बल से इससे आकर्षित हो रहे हैं, यानी आकर्षण बल जो नाभिक के द्वारा इन पर लगाया जा रहा है वो बहुत कम है। तो ये आसानी से अलग हो जाते हैं। इनको अलग करने के लिए चाहे घर्षण कर दें, इनको एनर्जी चाहिए, घर्षण से ऊर्जा दें, या गर्म करके यानी ऊष्मी ऊर्जा से, या इस पर प्रकाश गिराकर, या विद्युत क्षेत्र लगाकर इन इलेक्ट्रॉनों को अलग किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इन्हीं जो अभी हमने तरीके बताए थे इससे ही इलेक्ट्रॉन अलग होंगे। ये सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर भी, जो कमरे का जो सामान्य ताप होता है उसमें जो ऊष्मा है, उस ऊष्मी ऊर्जा से ही, यानी सामान्य अवस्था में भी
इन परमाणुओं की बाहरी कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और पूरे पदार्थ में कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन अब परमाणु में बंधे नहीं हैं, क्या कहलाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं ये बाउंडेड यानी बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझते चलना भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या इनको चालक इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। चालक इलेक्ट्रॉन यानी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, अब जैसे हमारे पास ये कोई धातु का एक सैंपल है, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, अब मुक्त हो चुके हैं। वो इलेक्ट्रॉन इस धातु में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से अलग हो गया तो वहाँ क्या रह जाएंगे, धनावेश। वो परमाणु धनावेशित हो जाएगा, यानी धनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये परमाणु, ये जो आयन हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, इससे ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर मूव कर सकते हैं, लेकिन ये जो धनायन हैं ये अपनी ही जगह रहते हैं। एक तो इनका मास बहुत ज़्यादा है और ये अपनी ही जगह पर वाइब्रेशन करते रहते हैं, लेकिन उस चालक में जा नहीं सकते। आवेश को ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। तो एक बात ध्यान रखनी है कि धातुओं में जो वैद्युत चालन होता है उसके लिए मुख्य कारक कौन है, कौन जिम्मेदार है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो धातुओं में वैद्युत का चालन किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और सामान्य अवस्था में पदार्थ में ये इलेक्ट्रॉन एक पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कितनी मात्रा में, यानी नॉर्मल कंडीशन में, हमने कोई बाहर से वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, अलग से इलेक्ट्रॉनों को अलग करने का कोई प्रबंध नहीं किया है, तो उस स्थिति में भी धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, किनकी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसका ऑर्डर होता है 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब, यानी हिंदी में लिखते हैं प्रति मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो एक प्रचुर संख्या में है, पर्याप्त संख्या में है, बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो किसी पदार्थ में जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो पदार्थ उतना ही अच्छा विद्युत धारा का सुचालक होगा, उसमें विद्युत धारा उतनी ही आसानी से, सुगमता से प्रवाहित हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ रहे होंगे, प्रचुर मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और तो हमने ये एक बात ये बताई थी कि धातुओं में वैद्युत चालन इनके द्वारा हो रहा है। अब देखिए द्रवों और गैसों में कंडीशन अलग हो गई। द्रवों में और गैसों में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं तो वहाँ धनायन रह जाता है, तो वहाँ धनावेश भी है, ऋणावेश भी है, वहाँ दोनों ही गति करते हैं, धनावेश भी गति करता है, ऋणावेश भी गति करता है। तो द्रवों और गैसों में वैद्युत चालन धनावेशों और ऋणावेशों दोनों के द्वारा होता है, लेकिन ठोसों में जो धातुएं हैं उनमें केवल किसके द्वारा होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही वैद्युत का चालन होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और ये थ्योरी आप लोग लिख लेंगे, कोई कठिन बात नहीं है। एक एक शब्द को सुनते जाइएगा और मन लगा के फिर उसको लिखिएगा। स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अभी हमने देखा कि धातुओं में जो वैद्युत चालन है किसके कारण हो रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो अभी हमने यही सीखा, अब उसी कड़ी में आगे चल रहे हैं, यानी धातुओं में जो वैद्युत चालन है वो किस तरीके से होता है, वो बात अभी समाप्त नहीं हुई है, वही आगे कंटिन्यू चल रही है। लेकिन उसको इस टॉपिक के तहत आगे बढ़ाते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति होगी कैसे, माध्य, मुक्त पथ एवं श्रांति काल, दैट इज यादृच्छिक गति, दैट इज रैंडम मोशन,
कोमा माध्य मुक्त पथ यानी मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ एंड श्रांतिकाल रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वैद्युत चालन किस तरीके से होना है, अभी ये बात पूरी नहीं हुई है। अभी हमने केवल ये देखा अब तक कि वैद्युत चालन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। कैसे होता है अब उसको समझते हैं। पहले देखते हैं कि वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो धातु में उपस्थित हैं। एक बात का और ध्यान रखेंगे भाई, तो धातुओं में यानी जिस पदार्थ में अभी मैंने बताया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो धातु विद्युत धारा की उतनी ही अच्छी सुचालक होगी। तो देखें सबसे ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है चांदी में। तो चांदी सबसे ज़्यादा क्या हुई विद्युत की सुचालक। चांदी के बाद तांबा, चांदी की कंडक्टिविटी के बाद यानी चांदी सबसे अच्छा चालक है वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए। उसके बाद तांबा ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये गति कैसे होगी, तो देखें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उस धातु के अंदर उपस्थित हैं वो ठीक वैसे व्यवहार करते हैं जैसे गैस के अणु करते हैं। आप लोगों ने 11th में एक टॉपिक पढ़ा था गैसों का अणुगत सिद्धांत। तो गैसों का अणुगत सिद्धांत में पढ़ा था कि गैस के अणु पूरे आयतन में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं और अनियमित गति करते हैं। ठीक उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन उस धातु के अंदर धनायनों अन्य परमाणुओं अणुओं के बीच के रिक्त स्थान में कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन गैस का निर्माण करते हैं। जैसे गैस की तरह व्यवहार करेंगे तो उसको हम इन इलेक्ट्रॉन्स के समूह को क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस। तो ये इलेक्ट्रॉन गैस के अणुओं की तरह ही गति करेंगे। तो होगा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऊष्मीय वेग से गति करेगा तो उसका मार्ग एक सरल रेखा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में अन्य कणों से भी का सामना करेगा। जैसे उसके रास्ते में धनायन भी आएंगे, परमाणु भी आएंगे, अन्य इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, तो उनसे टकराएगा भी। तो टकराने के बाद क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉनों का वेग बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी, परिमाण बदल जाएगा, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो उनका मार्ग एक सरल रेखीय नहीं रहता है और वो अनियमित गति करने लगते हैं, जिगजैग मोशन। टक्करें होने से दिशा बदलती रहेगी तो जिगजैग मोशन शुरू हो जाती है। कैसी, जिगजैग। ये आपने सब गैसों वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक वैसा ही है, जिगजैग मोशन कहते हैं। कैसे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये था, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि सीधा ही चलता जा रहा है चालक में। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, पता लगा यहाँ किसी दूसरे कण से टकरा गया, चाहे वो धनायन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या अन्य परमाणु हो, तो वहाँ से टकरा के इसका वेग बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी, इधर को आ गया। ठीक, यहाँ एक टक्कर हुई तो उन टक्करों से उनका रास्ता बदलता रहता है, टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है। और फिर मान लीजिए यहाँ से टकरा के फिर ऐसे हो गया, मान लीजिए फिर ऐसे हो गया, एक टक्कर यहाँ हुई, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे, फिर मान लीजिए ऐसे आ गया, फिर मान लीजिए इधर को आ गया, फिर इधर आ गया, यहाँ टक्कर हुई और फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से एक कोई निश्चित नहीं है, अनियमित गति हो रही है इस तरीके से। तो ये जिगजैग मोशन है। तो इस तरीके से जिगजैग मोशन होती रहेगी। तो ये गति क्या कहलाती है, यादृच्छिक गति, यानी रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गति करेगा, ये नहीं कि एक सीधी रेखा में सब चलते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसी गति को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति। अब बात करते हैं माध्य मुक्त पथ की। तो देखें इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ये एक इलेक्ट्रॉन का मार्ग हमने दिखाया है। तो अब यहाँ टक्कर हुई थी, तो दो क्रमांक टक्करों के बीच में चली गई जो दूरी है, देखिए एक टक्कर यहाँ हुई तो ये दूरी, इसके बाद टक्कर यहाँ हुई तो ये दूरी, इसके बाद टक्कर यहाँ हुई तो ये दूरी कहलाती हैं मुक्त पथ। क्या कहलाती हैं, मुक्त पथ, फ्री पाथ, फ्री पाथ कहलाती हैं
कौन सी दूरियाँ, और इनको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ये पहली टक्कर की दूरी λ1, ये λ2, ये λ3, फिर इसके बाद ये आई है दूरी λ4, ये λ5 एंड सो ऑन। तो ये मुक्त पथ हैं, यानी दो क्रमांगत टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन द्वारा जो तय की गई दूरी है वो मुक्त पथ है। सिंपल सी परिभाषा है। इन सभी मुक्त पथों का अगर औसत निकाल लें, औसत कैसे निकलेगा, मान लो n टक्करें हुई और ये जितने मुक्त पथ हैं उन सब का एवरेज, तो n टक्कर हुई हैं तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 एंड सो ऑन अप टू λn, और n पद हैं ये, तो मान लो ये n मुक्त पथ हैं ऐसे, तो n से डिवाइड कर दोगे तो इनका जो मीन आया, जो औसत आया लैम्बडा, वही क्या कहलाएगा, लैम्बडा बार से लिख देंगे। ये क्या कहलाएगा, माध्य मुक्त पथ या औसत मुक्त पथ। इसे क्या कहेंगे, माध्य मुक्त पथ या औसत मुक्त पथ भी कह सकते हैं। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। ओके भाई, तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो क्रमागत टक्करों के बीच में चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो ये हमारे 2 पॉइंट पूरे हुए। यादृच्छिक गति क्या थी, माध्य मुक्त पथ क्या था। अब श्रांति काल की बात करते हैं। ठीक, तो माध्य मुक्त पथ को तय करने में जो टाइम लगा वही टाइम क्या कहलाता है, श्रांति काल। यानी इसको कवर करने में, इसको कवर करने में जो समय लगा, इस दूरी को तय करने में, माध्य मुक्त पथ को तय करने में जो समय लगा, वही समय क्या कहलाता है, श्रांति काल। यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत समय तय किया गया, औसत समय जो आएगा, जैसे यहाँ, और इसको टाव से लिखते हैं, श्रांति काल को किससे लिखते हैं, टाव से, रिलैक्सेशन टाइम टाव से। जैसे या ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ से यहाँ तक टाइम टाव1 लगता है, यहाँ टाव2, टाव3, टाव4, उनका भी मीन निकाल लेते, टाव1 प्लस टाव2 प्लस टाव3 अप टू टाव n अपॉन n, तो वो टाव हो जाता और वो क्या कहलाता, श्रांति काल। यानी औसत माध्य मुक्त पथ को तय करने में जो समय लगेगा वही क्या हो गया, श्रांति काल। अब एक बात और देखते हैं भाई, अभी हमने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अनियमित गति कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जैसे हमारे पास ये कोई सैंपल है, देखिए अभी डेफिनेशंस में लिख दूंगा भाई, अभी पहले समझते चलें इन पॉइंट्स की डेफिनेशन श्रांति काल की, माध्य मुक्त पथ की। जैसे ये है इलेक्ट्रॉन, देखिए अनियमित गति कर रहे हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है सपोज u1 वेग से, ये इलेक्ट्रॉन कोई किसी टाइम किधर कोई भी होगा अनियमित गति, कोई u3 इधर, u1, u2, u3, u4, ये मान लो इधर u5, ये मान लीजिए इधर आ रहा है u6। एक उदाहरण से समझा रहे हैं, टक्करें भी होंगी। तो ये केवल हमने दिखाया है कि वेलोसिटी अनियमित दिशाओं में वितरित है, यानी दिशाएं ये नहीं कि एक ही दिशाओं में हैं। ये जो ऊष्मी वेग हैं, उस ऊष्मा के कारण जो ताप है उस कमरे का जहाँ वो चालक रखा हुआ है, तो ऊष्मीय संतुलन में उनके जो ऊष्मीय वेग हैं वो ये हैं। तो देखें जैसे गैसों के अणुओं का औसत वेग 0 आता था, वैसे ही देखें इनके वेग जो अलग अलग दिशाओं में हैं, सभी दिशाओं में हैं, तो इनका अगर औसत निकालेंगे वेगों का तो कितना आएगा, 0 आएगा। दैट इज u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन अप टू un अपॉन n। इन सभी इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मी वेगों का औसत कितना होगा, 0। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे कि औसत ऊष्मी वेग 0 हो गया, यानी नेट गति 0 हो गई इलेक्ट्रॉनों की। तो अगर हमने कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, एक सामान्य चालक का टुकड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, जबकि इलेक्ट्रॉन गति में है तब भी, क्योंकि जो परिणामी वेग है, जो औसत वेग है, जो हमने नेट वेलोसिटी निकाली वो 0 आ रही है। इसलिए इस कंडीशन में सामान्य अवस्था में हमने कोई बाहर से बैटरी या स्रोत नहीं लगाया है। बैटरी लगाने से, स्रोत लगाने से कैसे धारा बहती है वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसके बाद, इसके जस्ट अगले टॉपिक में। तो ये हमने कब है, जब सामान्य अवस्था में हमारा चालक पदार्थ रखा हुआ है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। तो कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर उसमें तो फिर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि औसत ऊष्मी वेग 0 आया। अच्छा, अब हम ये
कोशिश करते हैं निकालने की कि इस वेग का ऑर्डर क्या होता है, ये कितने वेग से ये इलेक्ट्रॉन उस चालक के अंदर अनियमित गति, यादृच्छिक गति करते हैं, उनके ऊष्मीय वेग क्या होते हैं, किस ऑर्डर के होते हैं। तो देखें, आप लोगों ने एक पढ़ा था गैसों के अणुगत सिद्धांत में, वर्ग माध्यमूल चाल पढ़ी थी, VRMS बराबर √3kT/m। के क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक, और टी परमताप, कितने ताप पर है, कमरे का ताप है, उससे परमताप निकालेंगे। और इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्यमूल चाल निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इन वैल्यूज़ को रखते हैं। तो √3 इंटू के की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं। और मान लीजिए कमरे का ताप साधारण, मतलब नॉर्मली टेम्परेचर 27 माना जाता है, कितना मानते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में बदलेंगे, 273 जोड़ेंगे तो 300 केल्विन हो गया, तो यहाँ 300 रख देते हैं, अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31। इससे देखिए स्पीड निकालते हैं, वर्ग माध्यमूल चाल निकालते हैं कितनी आती है। तो देखें 3 इंटू 3 कर लें, 100 को छोड़ देते हैं, 3 इंटू 3 9 और 9.1, ऑर्डर निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। तो 9 और 9.1 कैंसिल आउट, 1.38 1 के नज़दीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट भी निकालेंगे, जैसे 1 होता तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 1 के ही आसपास आएगा, तो उसको छोड़ सकते हैं। पावर देखिए -31, ऊपर आगे प्लस की 31 और 2 जीरो ये हैं, तो 33 हो गई, 33 में से 23 गया, कितना रह गया, 10, यानी 10 की घात 10, और 10 की घात 10 का वर्गमूल निकालेंगे तो घात का आधा हो जाता है, तो 10 की घात 10 का मतलब 10 की घात 5 वर्गमूल लेने पर मीटर पर सेकंड, इतने ऑर्डर होता है। ये क्या है, ये इतनी कोटि की चाल होती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 10 की घात 5 मीटर यानी 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा, इतनी स्पीड है उसकी, 10⁵ मीटर पर सेकंड, बहुत स्पीड है। तो ये सामान्य अवस्था में जो अनियमित गति है, जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं, उनके ऊष्मीय वेग की जो कोटि है वो कितनी मानी जा सकती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड। ओके, तो उम्मीद है कि भाई अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा एक एक शब्द सुनिएगा, सब समझ में आएगा। तो एक बात और हम बताएंगे, चलिए इधर लिखते हैं कि जो श्रांतकाल हमने निकाला था, टाउ समय है, तो टाउ को हम ऐसे लिख सकते हैं, समय बराबर श्रांतिकालिक समय है, कितना समय, मीन फ्री पाथ लैम्बडा बार को तय करने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कौन सी, लैम्बडा बार, औसत जो मुक्त पथ है लैम्बडा बार अपॉन VRMS। ओके, तो श्रांतिकाल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा VRMS का ऑर्डर आ गया। और लैम्बडा बार का जो औसत होता है, मतलब लैम्बडा बार की जो कोटि होती है, जो मीन फ्री पाथ है, माध्य मुक्त पथ, वो 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर का होता है। इसकी कोटि कितनी होती है, माध्य मुक्त पथ की 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ अगर पुट करें तो देखिए कितना आ जाएगा, 10⁻⁹ और नीचे 10⁵, तो कितना ऑर्डर आ जाएगा, 10⁻, ऊपर कितना था भाई -9 और नीचे का +5, ऊपर आके -5 -9 -5 -14, तो ये इस ऑर्डर का होगा। समय है सेकंड, 10 की घात -14 सेकंड किसका ऑर्डर हुआ, श्रांतकाल का। और वर्ग माध्यमूल चाल का ऑर्डर हुआ 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड, और माध्य मुक्त पथ का ऑर्डर हुआ 10 की घात -9 मीटर। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि सामान्य अवस्था में चालक में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। ठीक, तो आप लोग ये कहेंगे अब तक सर जो पढ़ा फिर क्यों पढ़ा ये सब। तो भाई ऐसा है, जब तक आप उस चालक को सप्लाई से नहीं जोड़ेंगे, बैटरी से नहीं जोड़ेंगे, विभवांतर नहीं लगाएंगे, तब तक धारा नहीं बहेगी। भले ही आवेश गति कर रहा है, क्यों नहीं बह रही है वो हमने समझा है। अब इसके बाद ये समझेंगे कि बैटरी लगाने पर क्या होता है, उससे कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा था, तो इतनी डेफिनेशंस मैंने संक्षेप में लिख दी हैं, माध्य मुक्त पथ की और श्रांतिकाल की। और यादृच्छिक गति आप लोग लिख ही लेंगे, जो अभी मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और धातु के अंदर ये इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं।
तथा इनकी गति सरल रेखीय नहीं होती, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर उपस्थित अन्य धनायनों, परमाणुओं तथा अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं, जिससे उनका वेग तथा उनकी दिशा बदल जाती है और उनका मार्ग एक जिगजैग आकृति का हो जाता है। इस अनियमित गति को यादृच्छिक गति कहते हैं और वो चित्र बनाएंगे जो अभी मैंने समझाया था, जिगजैग मोशन बनाई थी, वो बना लेंगे और उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल करके एक अच्छा सा नोट्स बनाएंगे। तो अब आगे चलेंगे अगले टॉपिक पर कि जैसे ही बैटरी कनेक्ट करते हैं तो फिर धारा कैसे प्रवाहित होने लगती है। तो एक अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जो कि मैंने डेफिनेशन से लिख दी हैं। तो बच्चों अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह अथवा अनुगमन वेग, या तो अपवाह वेग कह लें या अनुगमन वेग कह लें, एक ही बात है। देखो अभी हमने एक वेग पढ़ा था जिसका ऑर्डर था 10⁵ मीटर पर सेकंड। वो तब था जब जो चालक था वो हमारा एक सामान्य अवस्था में था, हमने उस पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र, कोई बैटरी, कोई विभवांतर कुछ नहीं लगाया था। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अपवाह या अनुगमन वेग क्या है। दैट इज हमें पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखें अभी हमने देखा था कि जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर हो, ये कोई कंडक्टर है, धातु का चालक, तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है अभी मैंने बताया था अनियमित गति करते हैं, रैंडम मोशन होती है। जैसे कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर, कोई निश्चित दिशा में गति नहीं है, अनियमित गति है, जिसको हम यादृच्छिक या अनियमित गति कहते हैं। अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था। तो यहाँ जो नेट वेलोसिटी आती थी यू एवरेज, वो कितनी आती थी? 0 आ रही थी। यानी जो उन सब का अगर हम एवरेज देखें तो 0 आ रही थी, जिससे इसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रही थी। ये बात अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी है। अब हम अनुगमन वेग पढ़ रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं जैसे ही हम इस कंडक्टर को, ये कब है? देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र हमने नहीं लगाया है, उस कंडीशन में ये है। अगर हम इस पर, इसी कंडक्टर पर देखें, एक वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें, यानी एक बैटरी लगा दें, इसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं? इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस बैटरी के कारण यहाँ एक वैद्युत विभवांतर स्थापित होगा। वैद्युत विभवांतर कितना आरोपित हो गया? V वोल्ट का। चालक की लंबाई कितनी है? L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, वो जो भी है। तो पहले इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति कर रहे थे, अनियमित गति कर रहे थे। अब क्या होगा? देखिए बैटरी लगाते ही विभवांतर उत्पन्न हुआ, वहाँ एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा जिसकी दिशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, यानी इस दिशा में, यानी वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में आरोपित हो गया। तो आप लोगों ने एक पीछे पढ़ा है कि जब वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण होता है तो उस पर एक बल लगने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है तो ऋणावेश पर बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। चैप्टर फर्स्ट में ये बात कई बार बता चुके थे, इसको बिल्कुल कंठस्थ करा दिया था। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण हैं, इसलिए उन पर कितना बल लगेगा? F = QE होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो E × E इतना बल लगेगा। अब इतने बल से, पहले इन पर कोई बल नहीं, बाह्य कोई बल नहीं था, लेकिन अब वैद्युत क्षेत्र ने इन पर एक अपना बल आरोपित कर दिया। इस बल के कारण, इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अब ये इलेक्ट्रॉन एक दिशीय गति, एक दिशा में गति करने लगेंगे, जो कि पहले अनियमित थी। अब बल किधर लग रहा है? इस दिशा में। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब एक दिशीय गति करने लगे, सब एक दिशाओं में आ गए। तो अब ये गति उनकी अपनी स्वतंत्र गति नहीं है, ये वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो गति है। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चलेंगे, अब पहले वेग का ऑर्डर कितना था? 10⁵, पहले वेग का ऑर्डर हमने पढ़ाया था 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर से अनियमित गति कर रहे थे, जो वर्ग माध्यमूल चाल निकाली थी। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश इधर प्रवाहित होने लगा, यानी विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित होने लगी। इस तरीके से ऐसे प्रवाहित होगी।
ऐसे करके, ठीक। विद्युत धारा I प्रवाहित होने लगी इसमें, क्योंकि अब आवेश एक नेट आवेश एक दिशा में प्रवाहित होने लगा। ये पीछे हमने पढ़ाई है कि विद्युत धारा की दिशा एक परपाटी है, एक प्रचलन है, किधर मानते हैं, ऋण आवेश के विपरीत दिशा में। तो ऋण आवेश इधर गति कर रहा है, विद्युत धारा उधर गति करेगी, क्षेत्र की दिशा में गति करेगी। विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो क्षेत्र की दिशा में होगी। तो इस तरीके से इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से इलेक्ट्रॉनों पर एक नया सूक्ष्म नियत वेग आरोपित हो गया। उस वेग का जो ऑर्डर होता है, अब ये जिस ऑर्डर से गति करेंगे उस वेग, उसका जो वेग है, जो चाल है, उसका ऑर्डर कितना है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, जो कि पहले वाले चाल से बहुत छोटा है। वो 10 किलोमीटर पर सेकंड था, ये 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड हो गया। अगर इसको मिलीमीटर में बदलूं मैं तो 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड, यानी 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा तय कर पाएगा 1 सेकंड में। तो इसी वेग को हम क्या कह देते हैं, अनुगमन वेग। बात समझ में आ गई। तो इस अनुगमन वेग, और इसको किससे लिखते हैं, vd से। यानी अब ये जो गति हो रही है इनकी, अब vd से हो रही है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ रहे हैं भाई, साफ साफ लिख दूं मैं, ये क्या लिखा हुआ है, vd वेलोसिटी से ये गति करने लगे। तो अनुगमन वेग की क्या परिभाषा रही कि जब किसी चालक के सिरों पर वैद्युत विभवांतर आरोपित किया जाता है तो वहां वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से वो इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म नियत वेग से एक दिशीय गति करने लगते हैं, और जिस वेग से गति करते हैं, सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं, इसी सूक्ष्म नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, और इसे vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है से प्रदर्शित करते हैं। और इसका ऑर्डर जो है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो मैं भी डेफिनेशन लिखता हूं जो मैंने अभी बोली है भाई। 1 सेकंड, तब तक आप स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों देखो, मैंने ये अनुगमन वेग की डेफिनेशन लिख दी है, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जो अभी बात मैंने समझाई थी कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से एक दिशीय गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहलाता है। इसे vd से निरूपित करते हैं, और इसका मान 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है। ये सब बात यहाँ समझा चुके हैं। एक बात और अभी लिख देते हैं इसमें, वैसे अभी कोई आवश्यकता नहीं है। बोर्ड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए, परिभाषा लिखनी होगी आपको, लेकिन मैं फिर भी इसका एक जो व्यंजक है अनुगमन वेग का, vd बराबर वो होता है E/m × टाउ, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि vd बराबर EV/m L × टाउ। देखिए ये कहाँ से आए, अभी यहाँ इनको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैं आगे पढ़ाऊंगा। देखो अगले लेक्चर में तो ओम का नियम चलेगा, फिर उससे अगले लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे कि ये आया कहाँ से। अभी इसलिए नहीं करा रहे कि जब हम ओम का नियम ड्राइव करेंगे तो हमें ये पूरा ड्राइव करना है, तो एक ही काम को बार बार क्यों करें, आगे ये समझ में आ जाएगा। अभी आप ये ध्यान रखिए, जब मैं ओम के नियम का प्रूफ पढ़ाऊंगा, उत्पत्ति, जब ओम के नियम की उत्पत्ति पढ़ाई जाएगी अनुगमन वेग के आधार पर, उस समय ये व्यंजक आएंगे, तब मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा कि पीछे मैंने ये फॉर्मूले डायरेक्ट लिख दिए थे। और ये क्या क्या हैं लिख लेना आप लोग। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कैपिटल ई इस फिगर में दिख रहा है, वैद्युत क्षेत्र है। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। टाउ आप लोग जानते हैं श्रांतकाल है, और वी विभवांतर है, और एल क्या है, चालक की लंबाई है। ठीक, तो ये, और वी डी क्या है, अनुगमन वेग। इन डाटास को यहाँ लिख लेंगे, इन सिंबल्स के मीनिंग। इलेक्ट्रॉनों का आवेश, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, श्रांतिकाल, और चालक के सिरों का विभवांतर, और एल चालक की लंबाई। तो ये रहा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच एक संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है भाई, यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, किस किस के बीच, अनुगमन वेग और विद्युत धारा, भाई दोनों के बीच रिलेशन निकालेंगे, संबंध ज्ञात करेंगे। हाँ भाई, संबंध, इक्वेशन निकालेंगे, कोई शादी विवाह का संबंध नहीं कर रहे भाई। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अभी अनुगमन वेग हमने पढ़ाई था, यानी रिलेशन
between drift velocity and electric current। देखिए दोनों में रिलेशन ज्ञात कर रहे हैं। तो अभी जैसा हमने बताया था, ये कोई चालक है, इस चालक के सिरों पर हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, जिससे इस चालक के सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ, जिसकी दिशा इस दिशा में होगी, और इस चालक की जो लंबाई है L, और जो विभवांतर है सिरों का वो कितना है V। ये अभी बताया था, अभी बनाया था हमने। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अब किधर चलने लगेंगे, क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो मैं अब, इलेक्ट्रॉन तो बहुत संख्या में होते हैं, तो फिगर थोड़ा क्लियर बने इसके लिए मैं 4-5 इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ। जैसे ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये कितनी वेलोसिटी से अब गति करते हैं बैटरी कनेक्ट करने के बाद, अनुगमन वेग से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इस सिरे की ओर गति करने लग गए। क्लियर भाई? नहीं, काफ़ी हैं दिखाना। तो इसका जो कंडक्टर है, ये जो चालक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला कितना है A, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आप ये पूरी थ्योरी यहाँ लिखेंगे। एक चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, उस चालक की लंबाई L है, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन किधर से किधर, इस सिरे को मैं P मान लेता हूँ, P से Q सिरे की ओर चलने लगते हैं। अब मान लीजिए इस चालक के एकांक आयतन में, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों क्या हो रहा है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भाई बहुत गर्मी है, पंखा चला नहीं सकते, पंखा चलाते हैं तो आप लोगों को आवाज़ नहीं सुनाई देती। चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने कितनी मान ली, स्मॉल n, यानी एकांक आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन घनत्व हो गया एक तरीके से। तो देखें पूरे चालक में कितना मुक्त आवेश होगा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, n पर मुक्त आवेश है, तो पूरे चालक का आयतन, ये एकांक आयतन में n है, तो पूरे चालक का आयतन कितना हुआ, पूरे चालक का आयतन, पूरे चालक का आयतन, आयतन कितना होता है भाई, ये बेलनाकार चालक है, आधार का क्षेत्रफल A और ऊंचाई, ऊंचाई का काम ये करेगा, आधार का क्षेत्रफल ये हो गया A इंटू L। तो चालक में कुल मुक्त आवेश, फ्री चार्ज जो कि गति कर रहा है, कुल मुक्त आवेश कितना होगा भाई, एकांक आयतन में n है, तो इतने आयतन में कितने होंगे, n का मल्टीप्लाई, n इंटू A इंटू L, इतने मुक्त आवेश, वो चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए, ये कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो हुई भाई, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने हो गए। अब इतने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा, यानी चालक में कुल मुक्त आवेश Q बराबर n ही होता है, Q बराबर n e, और n कितने हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो n a l इंटू ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश e है, तो इतना आवेश इस चालक के अंदर उपस्थित है। तो देखें जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी इतना आवेश गति होना है, तो इतना आवेश कितने समय में गति कर लेगा, देखो यहाँ से गति प्रारंभ होगी, तो पूरा आवेश कब तक गति, ये पूरा आवेश कब तक इसको क्रॉस कर पाएगा, जब तक कि इस सिरे का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इस सिरे से गुजर न जाए। तो ये संपूर्ण आवेश को यहाँ से गति करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी तय करनी होगी, L, यानी जब सबसे लास्ट वाला
इसको पार कर जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण आवेश ने इस चालक को पार कर लिया है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और कितनी चाल से गति कर रहे हैं, वीडी चाल से। तो आवेश को स्थानांतरित होने में इतना समय लग गया। तो विद्युत धारा कितनी हो गई, I बराबर Q बटे T। तो देखें I बराबर Q का मान तो यहां से रखते हैं, ठीक है, NaLe, और T का मान यहां से रखते हैं L/Vd। तो Vd ऊपर चला गया, D सफिक्स में है भाई, V इंटू डी नहीं है, Vd ऐसे लिखा हुआ है, V सफिक्स में D। तो देखें L से L कैंसिल आउट हो गया, तो I बराबर कितना रह गया, I बराबर NeAVd। ये रिलेशन आ गया वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में, ये रिलेशन हो गया। तो देखें अब यहाँ संकेतों के अर्थ लिख लेंगे। n क्या है, एकांक चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्मॉल e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। a चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, और vd अनुगमन वेग है। तो ये दोनों में रिलेशन हमने ज्ञात कर लिया। अब देखें अगर हम एरिया को इधर ले आए तो I/A बराबर NeVd रह गया। आप लोगों ने I/A पिछले लेक्चर में पढ़ा है, धारा घनत्व होता है यानी J, तो J बराबर आ गया NeVd। तो ये संबंध किस में हो गया, यहाँ लिख लेंगे, यह धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। तो बच्चों ये रहा अनुगमन वेग और धारा में संबंध। तो आज के लेक्चर में हम कई टॉपिक समझ चुके हैं। कुल मिला के हमने ये सीख लिया कि विद्युत धारा प्रवाहित होती कैसे है। ठीक, अब मिलते हैं कल और नए टॉपिक के साथ। क्या टॉपिक पढ़ेंगे, ओम का नियम, जो कि इस विद्युत धारा के चैप्टर के लिए एक फंडामेंटल लॉ है, बेसिक लॉ है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इस चैनल पर बने रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।